मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन एक महीने के लिए सिंगापुर चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम अनिल है और मैं एमपी के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, वापस घर लाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती थी तो उसे ले जाने और लाने का काम भी मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम सुमन था और वे एक बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर उनसे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज्यादा सम्मान देता था क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे थे। सुमन रास्ते भर मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत तेज थी, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। सुमन मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक उसकी मुंह से निकली हुई हर बात मान लेती थी। सुमन ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी दिला दी। सुमन मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता। सुमन जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वे मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करती और कहती कि उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से वाकिफ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुमन एक दिन मेरे चरित्र पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में सुमन की सगाई हो गई थी। सुमन गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उसके होने वाले पति का भी कहीं न कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता। अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो सिंगापुर में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वे आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। सुमन के एग्जाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वे दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ दिए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दी कि मैं सुमन को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 4 साल होने वाले थे। इसीलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए सिंगापुर चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं सुमन को कॉलेज छोड़कर पास ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के यहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास सुमन का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े।
उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना अच्छा ना था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं सुमन को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी। सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद से सुमन की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह बहुत ही ज्यादा खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान हैं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने के बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गंदी गालियां देते जा रहे थे और मुझे मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालिक इतना गुस्सा हैं। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से जमीन खींच दी है। सुमन ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया था कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और अब वह पेट से है। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरानी से सुमन को देखा जो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो सुमन को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और सुमन अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन सुमन ने उन्हें रोक लिया। सुमन अपने पिता से कहने लगी कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। सुमन के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें सुमन से कुछ महीनों के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है कि ऐसा करने से सुमन की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। सुमन का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम सुमन को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम सुमन को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और सुमन ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने सुमन से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गांव ले आया। वह बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उनसे कोई बात नहीं की। गांव में मेरी माँ और घर वाले सुमन को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे। लेकिन फिर सुमन को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। सुमन खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू को देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह सुमन को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो सुमन दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीबी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीबी ने मुझे किस तरह चरित्रहीन ठहराया था।
मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वो डर की वजह से कांपने लगी। वे अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था। सुमन रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है उसके लिए वह बहुत शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से सुमन को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोप कर आजाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया हूँ। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बेरहम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी तुम आजाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं सुमन को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सुमन के लफ्जों ने मेरे कदमों को रोक लिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। सुमन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर सुमन का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। सुमन कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पिता ने यह सब कुछ बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। सुमन ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। सुमन बहुत धीरे आवाज में सारी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। सुमन कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांगा था। पापा के वो दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए सुमन के पिता ने उसकी सगाई अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सुमन के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सुमन का मंगेतर कुमार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। कुमार के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था वो बिगड़ता जा रहा था। सुमन बताने लगी कि जब उसके माँ बाप सिंगापुर गए हुए थे, कुमार ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वो शराब के नशे में घर आया और सुमन के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे, उससे एक दिन पहले भी कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुमन के साथ गलत करने की कोशिश की और इसी डर की वजह से उसे बुखार आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुमार उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में न घुस जाए। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। सुमन कुमार से ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने पिता को बताई। मालिक ने कुमार के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाएं, जब सुमन से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन कुमार के पिता ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि कुमार नौजवान है, क्या सुमन अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। सुमन कहने लगी, तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि कुमार के इतना ज्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे पापा ने जैसे ही कुमार के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो कुमार धमकियों पर उतर आया
और उसने साफ साफ कहा कि वह मुझे छोड़ेगा नहीं। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी, तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे दिल वाले इंसान हो, इसीलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और कुमार से पूरी तरह छुटकारा पा लेंगे। लेकिन कुमार ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसीलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। पापा के दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले दिन से ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना न मिला तो तुम खुद पापा के घर वापस चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर मुझे विदा करके इसीलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले ही दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पिता को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। सुमन की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने सुमन को अपने सीने से लगा लिया। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू कर दी। मैं अपनी बीबी को गांव के लोगों की तरह सस्ता संवरता देखकर खुश हो रहा था। सुमन ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो सुमन के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो न जाने कौन सा रास्ता चुने। सिर्फ अच्छी परवरिश पर ध्यान देना चाहिए, उनके भविष्य के फैसले समय पर छोड़ दें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।